नमस्कार सभी को। आज हम गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गति क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। गति किसी निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ में जो परिवर्तन होता है उसे वस्तु की गति कहते हैं। इसे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का ये मूल बिंदु है या आरंभिक बिंदु है और समय के साथ साथ इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, ये देखिए इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसे गति कहते हैं। अब हम जो मुख्य 3 गतियां जो होती हैं उनके बारे में संक्षेप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सरल रेखीय गति, फिर दूसरे नंबर पर आती है वर्तुल गति जिसे वर्ताकार गति भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर है दोलनी गति जिसे आवर्त गति भी कहते हैं। सबसे पहले सरल रेखीय गति। सरल रेखा यानी कि वह गति जिसमें वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सीधी रेखा में गति करती है, इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। फिर आती है वर्तुल गति, इसे वर्ताकार गति भी या वर्तीय गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है उसे वर्तीय गति या वर्ताकार गति या वर्तुल गति कहा जाता है। फिर अंत में है दोलनी गति जिसे आवर्त गति भी कहते हैं। अपनी मूल अवस्था के इर्द गिर्द होने वाली जो गति होती है उसे दोलनी गति या आवर्त गति कहते हैं। यानी कि अपनी जो मूल अवस्था होती है या आरंभिक अवस्था जो होती है उसके इर्द गिर्द आसपास वस्तु की जो गति होती है उसे दोलनी गति या आवर्त गति कहते हैं। इस दोलनी गति को हम घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसके उदाहरण से समझते हैं। ये घड़ी का पेंडुलम है और इसकी ये मूल अवस्था है, आरंभिक अवस्था है, और ये घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो अपनी मूल अवस्था के इर्द गिर्द गति करता है। मूल अवस्था के इर्द गिर्द जो है ये घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो गति करता है। यानी कि देखिए घड़ी के पेंडुलम की गति जो होती है वो इस प्रकार से होती है। इसे दोलनी गति या आवर्त गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। यानी कि विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। मतलब विस्थापन जो होता है उसमें दिशा का ज्ञान होता है, निश्चित दिशा में दूरी तय की जाती है। फिर है दूरी। वस्तु द्वारा आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई कुल दूरी को उसकी दूरी कहते हैं। दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। यानी कि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए दीपक है और वो दीपक जो है वो 40 मीटर चलता है। तो 40 मीटर चलता है, इसमें दिशा नहीं बताई गई है तो ये 40 मीटर दूरी हो गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दीपक जो है वो उत्तर दिशा में सीधी रेखा में 40 मीटर चलता है तो इसमें देखिए उत्तर दिशा का भी ज्ञान हो गया। तो ये जो होगा 40 मीटर ये विस्थापन होगा। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। अब दूरी और विस्थापन में अंतर को अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे ए बिंदु पर एक वस्तु है, ये बिंदु पर एक वस्तु है और ये ए बिंदु जो है वो वस्तु की मूल अवस्था है, आरंभिक अवस्था है। ए बिंदु से ये वस्तु जो है ये बी पर आती है, बी से ये सी पर जाती है और सी से ये डी बिंदु पर आती है। डी जो है वो अंतिम स्थिति है। अब देखिए ए से बी तक आने में ये 4 मीटर दूरी तय करती है, बी से सी तक आने में 3 मीटर दूरी कहती है
और C से D तक आने में ये 4 मीटर दूरी तय करती है। तो दूरी की जहाँ तक बात है तो दूरी की परिभाषा को हम दोबारा समझते हैं। वस्तु द्वारा आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई कुल दूरी को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे दूरी जो होगी वो तो दूरी जो है यहाँ पे इस चित्र में दूरी जो होगी वो होगी 4 + 3 + 4। मतलब ए बिंदु से डी बिंदु तक आने में वस्तु जो होती है वो कुल 11 मीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी जो है वो यहाँ पे 11 मीटर होगी। अब यहाँ पे विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन की परिभाषा को पुनः देखते हैं, जिसमें ये बताया गया था कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है उसके बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है, सीधी रेखा की जो दूरी होती है, उसे वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कि वस्तु ए बिंदु से डी बिंदु तक दूरी तय करती है, डी बिंदु तक जाती है। अब डी और ए जो है इसके मध्य में जो सरल रेखीय जो दूरी है ये जो दूरी होगी ये विस्थापन कहलाती है। और ये दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो विस्थापन यहाँ पे होगा 3 मीटर। तो इस चित्र में दूरी तो होगी 11 मीटर, यानी कि कुल तय की गई दूरी 11 मीटर, और विस्थापन जो है वो सरल रेखीय दूरी ए और डी के बीच में सीधी रेखा में जो दूरी है वो विस्थापन होगा, वो होगा 3 मीटर। तो दूरी और विस्थापन जो होती है उन दोनों का ही मात्रक जो होता है वो m के पत्ती में मीटर होता है। तो ये दूरी और विस्थापन जो है इसके अंदर हमने अंतर को जो है स्पष्ट किया। अब हम चाल और वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है, यानी कि वस्तु की चाल जो होती है उसमें परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और अब अगर हम वेग की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में यहाँ पे देखिए निश्चित दिशा जो है ये महत्वपूर्ण है। निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको वेग कहते हैं। वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है। तो निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो वेग को हम ये भी कह सकते हैं, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और चाल और वेग जो होता है इसका दोनों का मात्रक एक ही होता है, m की पत्ती में मीटर प्रति सेकंड होता है। अब चाल और वेग का जो सूत्र जो है उसको हम ज्ञात करते हैं। चाल और वेग, चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तो चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। दूसरे शब्दों में चाल बराबर दूरी बटा समय, और चाल का संकेत होता है v, दूरी का संकेत होता है d, और समय का संकेत होता है t। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय और v बराबर हो गया d बटा t। तो ये चाल का सूत्र है। अब वेग के सूत्र को ज्ञात करें तो वेग क्या होता है? वेग बराबर वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तो वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है, इसलिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और इसका संकेत में दिखाया जाए तो वेग का संकेत होता है v। इस पर ये तीर का निशान दिखाया गया है। तीर का निशान जो होता है उसका तात्पर्य है कि ये एक सदिश राशि है। चाल के ऊपर तीर का निशान जो है वो नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये अदिश राशि है। तो वेग v के ऊपर तीर का निशान दिखाया गया है, यानी कि ये एक सदिश राशि है। तो v बराबर s बटा t। तो चाल जो होगा वो होगा दूरी बटा समय, v बराबर d बटा t,
और वेग जो होगा वो होगा विस्थापन बटा समय, यानी कि v बराबर s बटा t। और ये s के ऊपर भी तीर का निशान इसलिए दिखाया गया है क्योंकि s जो है वो विस्थापन है जो कि सदिश राशि होती है। तो ये चाल और वेग का सूत्र हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वस्तु का जो त्वरण जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। त्वरण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण जो है वो एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होता है वो त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। और वस्तु के वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? वस्तु के अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। तो त्वरण जो होगा वो होगा त्वरण बराबर वस्तु का अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा कुल समय। वस्तु का अंतिम वेग जो है वो v है और वस्तु का आरंभिक वेग जो है वो u है। तो a क्या है? त्वरण का संकेत है और इसके ऊपर तीर का निशान है, यानी कि एक सदिश राशि है। तो a इज इक्वल टू v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग माइनस u क्या है? वस्तु का आरंभिक वेग बटा t क्या है? समय। तो त्वरण जो होगा वो वस्तु का अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा कुल समय। और अगर इसको सूत्र के रूप में ध्यान में रखें तो a बराबर होगा v माइनस यू बटा टी। a बराबर v माइनस यू बटा टी। और त्वरण जो होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। m के उत्पत्ति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगर त्वरण जो है वो धनात्मक हो, यानी कि त्वरण जो है वो वस्तु की गति की दिशा में हो, तो इससे क्या होगा? वेग में वृद्धि होगी, वस्तु के वेग में वृद्धि होगी, इसे त्वरक कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण जो होता है उसको त्वरक कहते हैं, एक्सीलरेटर। और अगर त्वरण जो है वो ऋणात्मक हो, यानी कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो, तो इससे वस्तु की जो वेग है उसमें कमी होगी और इसे मंदक कहेंगे। तो ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको मंदक कहा जाता है। अब अंत में हम वर्तुल गति जो है या वर्ताकार जो गति होती है, वृत्तीय गति जो होती है, उसके बारे में संक्षेप से अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु की वर्ताकार पथ में जो गति होती है उसे वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति जो होती है इसमें चाल जो होती है वो तो समान रहती है, लेकिन वेग में जो होता है वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वेग में भी वेग का जो परिमाण जो होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग की जो दिशा जो होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो वर्तुल गति या वर्ताकार पथ पर जो गति होती है, वृत्तीय गति जो होती है, उसमें वस्तु का चाल जो होता है वो समान रहता है, लेकिन वेग की दिशा जो होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होने की वजह से वेग में परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये वर्ताकार पथ में गति कर रही है। वर्ताकार पथ में गति करते हुए इस वस्तु की गति की जो दिशा है वो निरंतर चेंज हो रही है। ये देखिए इस प्रकार से इस पर जैसे वृत्त पे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं उससे पता चलता है कि वस्तु की जो गति की जो दिशा है वो निरंतर हर बिंदु पर चेंज होती रहती है। तो वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के वेग की दिशा में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए वर्तुल गति में वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब अगर हम वर्तुल गति में वेग का अगर सूत्र निकालें तो वेग के सूत्र में वर्ताकार पथ में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होती है वो ये होगी। ये देखिए ये वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है और ये क्या है? वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि जो है वो दूरी है और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और t क्या है? समय है। r जो है वो इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो v बराबर s बटा t, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी वर्ताकार पथ में दूरी जो होगी वो 2πr होगी। तो v बराबर 2πr बटा t। तो वर्तुल गति में वर्ताकार पथ में वस्तु का जो चाल होती है
या वस्तु के वेग का जो परिमाण होता है उसका सूत्र होता है v बराबर 2πr बटा t, जहाँ पर t समय है और r जो है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हमने जो गति का जो टॉपिक था उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।